स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। यूथ का साइंस 2022-23 का लेटेस्ट बुक आया है, इसका हम फिजिक्स देख रहे हैं। फिजिक्स में आज हम एनर्जी देखने वाले हैं। एनर्जी का क्वेश्चन 108 से लेके 158 तक करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसमें सभी क्वेश्चन ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो चाहे बिहार सीजीएल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बात हम करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। जी हाँ, आपने सही सुना है, अनअकैडमी एक ऑफर लेके आया, 20% डिस्काउंट ऑफर। आप अनअकैडमी से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना है, लेकिन ये ऑफर जो है मात्र 19 मई के रात के 12 बजे से पहले तक का है। तो देर किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए आप वहां से सब्सक्रिप्शन लीजिए और साथ में हमारा रेफरल कोड सारण10 आपको यूज करना है। जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड सारण10 यूज कीजिएगा आपको 20% का इंस्टेंट जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं इसके साथ आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेंगे, बहुत सारा बैचेज मिलेगा और डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेगा। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये सोने पे सुहागा वाला ऑफर है। जी हाँ, आपको 20% डिस्काउंट के साथ अगर आप 1 साल का वैलिडिटी लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो जाइए हमारा रेफरल कोड सारण10 यूज कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। देखने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं एनर्जी से रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं इंक्रीज करूंगा, लेकिन आप लोग का सपोर्ट बनेगा तब। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सही है। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, या ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है इसे नष्ट भी किया जा सकता है, या ऊर्जा का तो न तो निर्माण किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। बात को समझिएगा, ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो ऊर्जा को न तो उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है ना इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसी को ऊर्जा संरक्षण नियम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा। अब देखिए, स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरता है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है तो ये ऊर्जा क्या होता है, संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है। क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है ये गतिज ऊर्जा में होता है। तो गतिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी बिंदु पर अगर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान रहता है, क्या होता है, इन दोनों का योग जो होता है ये समान रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित करते हैं। मान लीजिए रबर एक ऐसा रबर है, जब रबर को खींचिएगा तो इस तरीके से फैल जाएगा। जब रबर फैल जाता है तो किसी भी वस्तु में अगर उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर खींचते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा,
फैलेगा, ये अगर मान लीजिए ये 2 पॉइंट है उसका, ठीक है, रबर का, इधर खींचेगा इधर फैलेगा, इधर खींचेगा इधर फैलेगा, तो उसमें क्या रहता है, तो ये स्थिति ऊर्जा का रूप उसमें संग्रहित रहता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो रबर बैंड की खींचा हुआ स्थिति के कारण उसमें क्या होता है, हस्तांतरित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गैस जो होता है इसकी कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किस में, तो गैस में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक जो किए गए कार्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। गैस के कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव कणों की अपेक्षा अधिक क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जब अधिक गतिशील होते हैं तो ठोस और कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम यानी कि हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक घर में एक माह में 900 गुना 10⁶ ऊर्जा की खपत हुई, तो यह इकाई में यह ऊर्जा कितनी खपत हुई है। 1 यूनिट के बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट में बदला जाएगा इसे, 1 किलोवाट का मतलब होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अगर टोटल यूनिट की बात की जाए तो 900 × 10⁶ जूल में अगर हम देखें 3.6 × 10⁶ जूल, तो ये 10⁶ और ये 10⁶ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 900/36। 900/36 को हम लिख दें 9000/36 लिख दें। अगर इसे 4 से काट दें या 9 से काट दें तो 9 चौके 36, 900 हो जाएगा 1000 और ये 4 हो जाएगा 250, यानी कि 250 यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पवन चक्की किस ऊर्जा का उपयोग करता है। तो पवन चक्की जो होता है ये पवन का गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पवन चक्की का वायु से गतिज ऊर्जा को लेके उसे उपयोगी यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा में के रूप में क्या करता है, परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को डैश में बदल लेता है। तो ये किस रूप में बदल लेता है, जब संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाएगा यह अपनी स्थिति ऊर्जा को क्या है, गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है, तो उसके ऊंचाई के साथ। अगर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो उसकी ऊंचाई के साथ उसमें वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। ऊंचाई के साथ अभी हमने क्या देखा है, स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बांध में संग्रहित पानी होता है वो स्थितिज ऊर्जा होता है। मान लीजिए ये बांध है, यहाँ पानी है, तो ये स्थितिज ऊर्जा जब इसे छोड़ दिया जाएगा तो ये गतिज में आ जाएगा। तो स्टोर किया हुआ पानी स्थितिज ऊर्जा में आता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। तो एक गतिशील वस्तु जो होती है, गतिशील वस्तु क्या करेगी, गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। एक कार उच्च गति से चल रही है, किस ऊर्जा से युक्त है। अगर एक कार जो है उच्च गति से चल रही है यानी कि वो गतिज ऊर्जा से संबंधित है, यानी कि अपना गति में है। किस में है, अपना गति में है, इसलिए उसका गतिज ऊर्जा है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो सदैव धनात्मक क्या होती है, गतिज ऊर्जा जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है,
तो ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई ऊर्जा की एनर्जी का किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर यानी कि एक यूनिट की ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई की बात की जाए तो किलोवाट आवर होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8 किलोग्राम भार वाले लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाले एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। समान की बात किया जा रहा है कि कौन सा राशि समान होगी। अब बात 8 किलोग्राम का है, एक 3 किलोग्राम का। अगर देखेंगे एक देखेंगे तो अगर मान लीजिए इसे हम M1 मान लें, इसे हम M2 मान लें, तो M1 बड़ा है M2 से, बिल्कुल सा बात है। अगर इसका स्थितिज ऊर्जा देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, M1 GH1 इज ग्रेटर देन होगा M2 GH। अब 10 मीटर की ऊंचाई से अगर उनका वेग देखा जाए तो क्या हो जाएगा, v² बराबर u² प्लस 2gh। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 गुना स्मॉल g 10, ऊंचाई कितना है 10 मीटर, तो ये 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा 200। यानी कि v² का मान 200 तो v का मान क्या हो जाएगा 10√2। 10√2 होगा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी अगर हम v1 और v2 को बराबर मान लें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो अगर हम देखेंगे हाफ mv² तो यहाँ क्या हो जाएगा, m1 अगर उसका संवेग देखेंगे p बराबर क्या होता है, संवेग mv होता है। m1 v1 बराबर m2 v2, तो m1 v1 ज़्यादा होगा, m1 ज़्यादा होगा m2 से। तो ये कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न होगा निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होगी, तो इसका जो त्वरण होगा ना, ये यहाँ पे समान त्वरण हो जाएगा, क्योंकि 10 मीटर की ऊंचाई पर त्वरण क्या होगा, समान हो जाएगा, क्योंकि 10 मीटर भी है स्मॉल जी का मान अगर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जब एक दबी स्लिंग यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को क्या करते रहता है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज। मान लीजिए एक स्प्रिंग है, इसको आपने दाब कर रखा है, तो यहाँ तक है, जैसे छोड़े ये कूद के इधर इधर हो गए, किस में आ जाएगा, गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। एक कार उच्च गति से चल रही है और यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, 122 तो हम लोग देख लिए थे, ये गतिज ऊर्जा 122 तो 23 भी देख ली, 24 25 26 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन 27 देखना है हम लोग को, 27 से ना देखना है जी, कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। जब एक संपीड़ित, मान लीजिए अगर ये संपीड़ित स्प्रिंग होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, जैसे छोड़िएगा तब गतिज में आएगा, तो ये क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो किसके अनुरूप, तो गति के, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और भी जो हो, कोई मान लीजिए द्रव्यमान m है और वस्तु भी वेग से चल रहा है, उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, तो गतिज किसके कारण आता है, उसके वेलोसिटी के कारण आता है, यानी कि गति के कारण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो ये द्रव्यमान और वेग पे, किस पे, हाफ mv², यानी कि द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाले ऊर्जा कौन सी है। तो इसकी बात की जाए तो यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है, अगर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा किस में होती है, गतिज ऊर्जा में होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसे गतिज ऊर्जा और में इसमें किया जा सकता है, एक पटाखे विस्फोट, एक टॉर्च का ऑन करना, एक टॉर्च का ऑफ करना, या एक पेंडुलम का झूलना। तो पेंडुलम का जो झूलना होता है ये स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, और टॉर्च का ऑन करना जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। संवेग की बात कीजिए, देखिए के बराबर क्या होता है, p² / 2m। अब कह रहा है
अगर मान लीजिए प्रारंभिक में माने शुरू में ये p²/2m है, अगर इसके संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, यानी जैसे ही आपने संवेग को 3 गुना किया तो ऊपर क्या हो जाएगा 3p² बट्टा क्या हो जाएगा 2m, यानी क्या हो जाएगा 9p²/2m, यानी कितना गुना हो जाएगा, तो सीधे सीधे कह देंगे कि 9 गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मूल का 9 गुना, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, जब आप ऊपर हथौड़ा उठा के रखिएगा तो वो स्थितिज ऊर्जा में होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा डैश का संयोजन क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन जो होता है ये स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है स्थिति, मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है, प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या हो जाएगा, प्रारंभिक क्या होगा 12mv²। अब वेग दुगना हो जाएगा। अब ये मान लीजिए ये काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर 12mv², तो काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर क्या दुगना हो जाएगा m, v दुगना होता है तो 2v², यानी ये क्या हो जाएगा 4 12mv², यानी कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तना हुआ में क्या होता है, तना रहेगा तो स्थितिज, माने मान लीजिए ऐसे तना है ऐसे ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा स्थितिज ही ऊर्जा होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। किसी भी खींचे हुए रबर की बात की जाए तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसे न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न बनाया जा सकता, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नई रेखीय संवेग क्या हो जाएगा। नई रेखीय संवेग की बात की जाए, अगर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ क्या होता है 12mv², अगर 256 गुना हो जाएगा, यानी कि 256 गुना कब होगा, जब भी कितना होगा 16 का स्क्वायर होगा। 16 का स्क्वायर होगा तभी होगा, यानी कह सकते हैं इसके प्रारंभिक मान का क्या हो जाना चाहिए 16 गुना होगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा किसी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो इसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। गतिज ऊर्जा 12mv², तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है। वेग दुगना कीजिएगा, जब वेग दुगना कीजिएगा तो वो 4 गुना हो जाएगा, सिंपल सा चीज़ है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 12mv²। अब वेग को दुगना कीजिएगा तो 12m², ये क्या हो जाएगा 4 गुना 12mv², यानी कि ये प्रारंभिक से कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से क्या होता है। तो अगर संकुचित होता है, किसी भी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि संकुचित होने के कारण स्प्रिंग में अधिक ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है संग्रहित हो जाती है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा में मान लीजिए बंदूक है, मान लीजिए ये बंदूक है, मान लीजिए बंदूक से गोली चल रहा है, तो गोली जैसे निकलेगा किस में आ जाएगा गति में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 12mv²। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी। तेजी से गति कौन करेगी, 5 किलोग्राम वाला या 10 किलोग्राम वाला। तो सिंपल सा बात है कि अगर गतिज ऊर्जाएँ समान हैं,
यदि संभावित हो तो कौन सी तेज गति से चलेगा। अब मान लीजिए m1 5 किलोग्राम है, v1 काइनेटिक एनर्जी बराबर, सबसे पहले देखिए क्या होता है, हाफ mv²। अगर इन दोनों की संभावनाएं बराबर है, अगर देखिए हाफ m क्या है 5v1², इसको कर देंगे, दूसरे को हाफ कितना है 10 किलोग्राम है 10v2²। अब देखिए हाफ से तो हाफ कट गया, तो ये क्या हो जाएगा v1 5 से काट दीजिए इसको 2 बार में, यानी v1² बराबर क्या हो जाएगा 2v², यानी कि v1 क्या हो जाएगा, v1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा v2, क्योंकि 5 किलोग्राम वाले दरम्यान इस्पात की गेंद की गति जो होगी ये 10 किलोग्राम वाले इस्पात की गेंद से क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 5 किलोग्राम वाली जो गति होगी ये तेज चलेगी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, निहित ऊर्जा को क्या कहा जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक खींचे हुए धनुष में से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। जैसे छोड़िएगा, खींच कर रखिएगा तो स्थितिज ऊर्जा में रहेगा, छोड़ दीजिएगा तो गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, एक संकुचित स्प्रिंग, बहता हुआ जल, एक उठाया हुआ तारा, एक बांध हुआ। तो बहता हुआ जल ये स्थितिज ऊर्जा में नहीं आ जाएगा, गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा या केवल घर्षण बल, या तो गतिज ऊर्जा। देखिए पहाड़ से जो गिरेगा उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा, क्या होगा, दोनों होगा, क्योंकि किसी भी ऊंचाई से गिरती हुई जो वस्तु होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जाएं उसमें होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा ई के का मूल्य क्या होगा, यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v गुना कर दिया जाएगा। जैसे ही v से बढ़ा के आप 2v गुना कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपको सही आंसर हो जाएगा। अगर बताने की ज़रूरत है तो बोलिए। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, अगर वेग को दुगना करेंगे तो 2v² हो जाएगा, तो 4v² हो जाएगा, यानी कि हाफ mv4, तो ये 4 गुना हो जाएगा सीधे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, जबकि स्मॉल जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², सिंपल सा है। तो यहाँ पे अगर हम v देखेंगे, हाफ mv² निकालना है, अगर हम यहाँ पे v हमको निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है हमारे पास कितना दिया है जी, टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड हमारे पास टाइम दिया है। तो v बराबर अगर देखेंगे तो u माइनस जी टी, v बराबर u माइनस जी टी। तो v तो हमको निकालना है, u दिया है 20, g कितना है 2, और t कितना है 2, और g 10, 10 गुना 20, यानी v क्या हो जाएगा 0। जब v 0 हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वाले वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ m कितना है 22, v कितना है 5, 5 गुना 5, 200 कट जाएगा 11, 50 25, अब 25 11 हो जाएगा आपका 25 11 275 जूल। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, गिरते हुए नारियल में होती है, गिरते हुए नारियल में क्या होगा, तो गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 11 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। स्मॉल जी का मान आपको 9.8 लेना है। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, mgh, यानी कि 11 गुना 9.8 इंटू 5, यानी कि 11 5 55, और 11 10 500 550 होगा, यानी उससे कम होगा, 550 से कम, यानी कि 539 जूल इसका आंसर हो जाएगा, 539 जूल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, जबकि दिया गया g बराबर क्या हो जाएगा 9.8।
तो यहाँ स्मॉल जी का मान आपको 9.8 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये भी आपका mgh होता है। m कितना दिया है तो 14, g आपका 9.8 लेना है और h आपको 5 लेना है। 14 5 70, 70 दहाँ 700 यानी इससे कम होगा, 686 जूल के आसपास हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, जबकि स्मॉल जी का मान आपको लेना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, P बराबर mgh यानी कि 15 गुना 10 गुना 10, 1500 जूल। 1500 जूल यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 तक ही हम देखने वाले हैं, ठीक है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 के, तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², कितना दिया है 120, हाफ m दिया है 15 गुना v² होता है 15 8 120, ठीक है। 8 दूना 16 यानी कि v² का मान क्या हो जाएगा, v² का मान 16 है तो v का मान क्या हो जाएगा 4, v का मान कितना जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।